हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अपना जो हमारा कल साइंस का एंट्रेंस जो हुआ था, क्लास 9 का जो एंट्रेंस था उसमें जो साइंस के क्वेश्चंस थे 25, उन क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे हम। तो आइए पढ़ते हैं। सबसे पहला फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। सबसे पहले है अ कर्व्ड पीस ऑफ ग्लास दैट कुड मेक स्मॉल थिंग्स लुक बिगर इज कॉल्ड। आपके पास चार ऑप्शंस थे, मिरर, सनग्लासेस, कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस। तो जो चीजों को बड़ा कर कर दिखाता है, जो छोटी चीज होती है उनको बड़ा कर कर तो दिखाता है, उसको कौन सा लेंस बोलते हैं। आपने यूज भी किया होगा मैग्नीफाइंग लेंस। मैग्नीफाइंग लेंस क्या करता है, आपका छोटी चीजों को बड़ा कर कर दिखाता है, कुछ इस शेप में होता है वो। और ये जो शेप में जो लेंस होता है वो होता है आपका कॉन्वेक्स लेंस। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस आपका स्मॉल थिंग्स को बड़ा कर कर दिखाता है। मैग्नीफाइंग ग्लास आपने यूज भी किया होगा। Who is known as the father of microbiology? माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड फोर में से ये क्वेश्चन है आपका। Who is known as the father of microbiology? एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक, लुइस पास्चर, रॉबर्ट हुक और कार्ल जेस। तो इसमें से जो चारों में से जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका फर्स्ट ऑप्शन, दैट इज एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक। दिस इज द राइट आंसर। ही इज नोन एज द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। Our third question is which among the following is not related with an animal cell? अब एनिमल सेल में जो है आपने सेल ऑर्गेनल्स के बारे में पढ़ा होगा। सेल ऑर्गेनल्स में सेल मेम्ब्रेन होता है, ठीक है, ये आंसर नहीं होगा इसका मतलब, क्योंकि हमसे नॉट पूछा है। न्यूक्लियस भी होता है, माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है। क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट जो है वो एनिमल सेल में आपका देखने को नहीं मिलेगा। सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वैक्यूल्स, ये टाइप्स ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स है जो आपको देखने को मिलते हैं। लेकिन इसमें पूछा था कि विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड विद एन एनिमल सेल। तो ये एनिमल सेल में नहीं देखने को मिलता है, हमको ये प्लांट सेल के अंदर देखने को मिलता है। क्लोरोप्लास्ट, जो कि जिसके अंदर कौन सा पिगमेंट होता है, क्लोरोफिल पिगमेंट होता है, और वो लीव्स को ग्रीन कलर देता है। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, चूज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन द बॉडी ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो इसमें हमारे पास चार ऑप्शन है, टिश्यू, डीएनए, सेल, ऑर्गन, ऑर्गेनिज्म। सेल, टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गेनिज्म। सेल, टिश्यू, ऑर्गेनल्स, ऑर्गन, ह्यूमन ऑर्गेनिज्म। एटम, मॉलिक्यूल, टिश्यू, सेल, ऑर्गन। तो हमें पता है कि क्या होता है। सबसे पहले सेल होते हैं। सेल से क्या बनता है, ग्रुप ऑफ सेल से बनता है हमारा टिश्यू, फिर ग्रुप ऑफ टिश्यू से ऑर्गन, देन ऑर्गन सिस्टम, एंड देन पूरा हमारा ये ऑर्गेनिज्म होता है। तो दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, सेल, टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम एंड ऑर्गेनिज्म। So the correct answer for fourth is B. Our fifth question is, who among the following prevents microorganisms from infecting the pickles? भाई अचार में हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म ना लगे। माइक्रो ऑर्गेनिज्म ना लगने के लिए हम प्रिजर्वेशन मेथड्स को अपनाते हैं। उसमें प्रिजर्वेशन बाय सॉल्ट और शुगर भी आपने पढ़ा था कि किस तरीके से हम सॉल्ट लगाते हैं ताकि लंबे समय तक चीजें चल सकें। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट। दिस इज द करेक्ट आंसर। which prevents microorganism from infecting the pickles। पिकल्स को बचाएगा जब हम उसके अंदर हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट लगाएंगे, जिससे कि हमारा पिकल जो है ज़्यादा लंबे समय तक चल सके और माइक्रोऑर्गेनिज्म उसके अंदर ना लगे। Our sixth question is, what among the following prevents an invention from being copied, used or sold without the permission of the inventor? बिना इन्वेंटर की परमिशन के आप उसको यूज नहीं कर सकते, कॉपी नहीं कर सकते। इसको क्या बोलते हैं, चार ऑप्शन है, पेटेंट, ट्रेडमार्क, पेटिशन या लिटिगेशन। सो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ए, दैट इज पेटेंट। पेटेंट इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। Which among the following is not covered as an aspect of health according to World Health Organization WHO? तो चार ऑप्शन है, इकोनॉमिक, फिजिकल, मेंटल एंड सोशल। अब जो हेल्थ का जो आता है उसमें आता है हमारा कि मेंटली, फिजिकली और सोशली हमें, जो अगर हम हेल्दी हैं तो इसमें तीन एस्पेक्ट्स माने जाते हैं, फिजिकल, मेंटल और सोशल। तो इसमें जो एस्पेक्ट कवर नहीं है WHO के अकॉर्डिंग वो है आपका इकोनॉमिक। इकोनॉमिक इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। Which one among the following is a contagious disease? Contagious मतलब जो कि डिजीज फैलती है। तो इनमें से देखिए चार ऑप्शंस हैं, डायबिटीज, एस्थमा, कैंसर, चिकन पॉक्स। तो डायबिटीज आपका कॉन्टेजियस डिजीज नहीं है, नहीं फैलती है। एस्थमा भी नहीं है, कैंसर भी नहीं होगा। द करेक्ट आंसर इज चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स जो है आपका वो एक कॉन्टेजियस डिजीज है जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे फैलता है। Our ninth question is, the natural ability of our body to fight diseases is known as? क्या बोलते हैं उस नेचुरल एबिलिटी को जो हमारी बॉडी में होता है
चार ऑप्शन है, इम्यूनिटी, प्रोटेक्टिव, प्रिवेंशन, इम्यूनिटी। तो बहुत ईजी है क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या होगा? इम्यूनिटी। इम्यूनिटी इज द करेक्ट आंसर। इम्यूनिटी इज द नेचुरल एबिलिटी ऑफ आवर बॉडी टू फाइट डिजीजेस। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट एंटीबायोटिक पेनिसिलिन। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन आ गया आपकी बुक से, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है आपके चैप्टर से। द फर्स्ट एंटीबायोटिक पेनिसिलिन वॉज डिस्कवर्ड बाय, चार ऑप्शन, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, रॉबर्ट कॉच, लुइस पैस्चर और मैरी क्यूरी। सो द करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। Our 11th question is a coiled wire becomes an electromagnet when dash passes through it. क्या पास होगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगा एक coiled वायर? हीट, इलेक्ट्रिक करंट, मर्क्यूरी या फिर वाटर करंट? तो आप coiled वायर में क्या पास करेंगे? इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे जिससे वो इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगा। सो द करेक्ट आंसर इज इलेक्ट्रिक करंट विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। Our 12th question is the solution used in voltaic cell is called. क्या बोलते हैं भाई उस सॉल्यूशन को जो वोल्टेक सेल में यूज होता है? उसमें चार ऑप्शन आपको दिए हैं इस क्वेश्चन में, इलेक्ट्रोलाइट, यूकैरियोटिक, इलेक्ट्रोड और एंटीडोट। तो इलेक्ट्रोड तो वो होते हैं जो कैथोड और एनोड होते हैं वोल्टेक सेल के अंदर, लेकिन जो सॉल्यूशन होता है उस सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं हम? इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइट। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? इलेक्ट्रोलाइट विल बी द करेक्ट आंसर। Our next question is 13th question, which among the following allows the blood to circulate in human body? ह्यूमन बॉडी के अंदर कौन है जो कि ब्लड सर्कुलेट करेगा? एक्सपेंशन ऑफ विंड पाइप, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट मसल, डिफ्यूजन या फिर एक्सक्रीजन? तो आपको पता है हार्ट जो है वो ब्लड सर्कुलेशन के अंदर काम आता है, तो इसमें जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा? बी, दैट इज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट मसल विल बी द करेक्ट आंसर। द ब्लड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट मसल्स अलाउज द ब्लड टू सर्कुलेट इन ह्यूमन बॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एसआई यूनिट ऑफ वेट। वेट की एसआई यूनिट पूछ लिया आपसे। वेट एक्चुअली में होता क्या है? वेट एक तरीके से फोर्स ही है। वेट क्या है? फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है जो कि अर्थ लगा रहा है डाउनवर्ड्स। तो ये जो वेट होता है ये एक तरीके से फोर्स ही है। फोर्स, तो फोर्स की यूनिट क्या होती है? एसआई यूनिट वो होती है न्यूटन। क्या होती है? न्यूटन। सो द करेक्ट आंसर इज न्यूटन। डी इज द करेक्ट ऑप्शन, न्यूटन। The pressure, 15th question, the pressure exerted by air around us is known as the, क्या बोलते हैं उस प्रेशर को जो एयर हमारे ऊपर लगाती है उस प्रेशर को क्या बोलते हैं? बहुत आसान क्वेश्चन है ये वाला। चार ऑप्शन है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ट्रांसफॉर्मेटिव प्रेशर, मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड। तो आप सबने सही लगा दिया होगा, इसका आंसर क्या होगा? ए, दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। 16th question is a sudden flow of charges along with a bright flash of light. ब्राइट फ्लैश ऑफ लाइट के साथ जो सडन फ्लो ऑफ चार्ज होता है उसको क्या बोलते हैं? थंडर बोलते हैं, थंडर स्टॉर्म, हेल स्टॉर्म या फिर लाइटनिंग। सो क्या करेक्ट आंसर होगा इसका? इसका करेक्ट आंसर होगा डी, दैट इज लाइटनिंग। लाइटनिंग बोलते हैं उसको, ब्राइट फ्लैश ऑफ लाइट को, जो कि चार्जेस के अ सडन फ्लो ऑफ चार्जेस अलोंग विद अ ब्राइट लाइट फ्लैश ऑफ लाइट, उसको हम क्या बोलेंगे? लाइटनिंग। करेक्ट ऑप्शन होगा डी। 17th question is a specific temperature at which a solid changes state into liquid state is called. भाई सॉलिड से लिक्विड स्टेट में जब जाता है तो मेल्ट करता है, तो मेल्ट करेंगे तो क्या होगा? वो उसका क्या होगा जब वो मेल्ट करना स्टार्ट कर देगा? वो उसका होगा, चार ऑप्शन है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, कन्वर्जन या फिर कंडेंसेशन। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए, दैट इज इट इज नोन एज इट्स मेल्टिंग पॉइंट, जहां पर वो सॉलिड से लिक्विड में बदलना शुरू हो जाता है। और लिक्विड से जब गैस में करेगा तो वो उसका बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा। लेकिन इसमें हमसे पूछा था सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, दैट इज मेल्टिंग पॉइंट। Which among the following does not have a fixed shape but has a fixed volume? तीन तरीके के पढ़ी थी हमने, पढ़ी है, जैसे सॉलिड होता है एक होता है लिक्विड, और एक होता है स्टेट्स ऑफ मैटर, एक होता है गैस। तो इसके अंदर सॉलिड के अंदर क्या होता है? इसकी फिक्स्ड शेप होती है, फिक्स्ड वॉल्यूम होती है। लिक्विड की क्या होता है? इसका फिक्स्ड शेप नहीं होती लेकिन इसकी फिक्स्ड वॉल्यूम होती है। और गैस में दोनों ही नहीं होता, ना फिक्स्ड वॉल्यूम ना फिक्स्ड शेप। अब आपसे पूछा है विच डज नॉट हैव अ फिक्स्ड शेप बट हैज अ फिक्स्ड वॉल्यूम, तो कौन सा आ जाएगा आपका आंसर? दैट इज लिक्विड। चार ऑप्शन है, नाइट्रोजन, प्लास्टिक, पेट्रोल और गोल्ड। अब इसमें देख लीजिए कौन सा लिक्विड है, तो आपका देख लीजिए नाइट्रोजन तो गैस है, प्लास्टिक सॉलिड हो गया, गोल्ड भी सॉलिड हो गया, तो आंसर क्या होगा? सी, दैट इज पेट्रोल। पेट्रोल विल बी दी आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। 18th question is a specific temperature at which a solid changes state into liquid state is called. By solid से liquid में जब जाता है तो
नेक्स्ट है आपका इन द कंटेक्स्ट ऑफ एयर पॉल्यूशन द SPM स्टैंड्स फॉर, SPM की फुल फॉर्म पूछ लिया आपसे, सस्पेंडेड पार्टिकल्स ऑफ मैटर, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट ऑफ मैटर, स्कैनिंग प्रोब माइक्रोस्कोपी, सेल्स परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। तो इन चारों ऑप्शन में से जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा आपका सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, SPM की फुल फॉर्म। उसके बाद एयर एज अ होमोजीनस मिक्सचर डज नॉट कंटेन, क्या कंटेन नहीं करेगा, सबसे क्या होता है भाई, 78% आपका क्या होता है, नाइट्रोजन होता है, पता होगा आपको, है ना। आपका 21% क्या होता है, ऑक्सीजन होता है, बाकी 1% में आपकी अदर गैसेस होती हैं, जिसमें आपका आर्गन भी होता है और वाटर वेपर भी होता है। तो आंसर इसका क्या होगा, आंसर विल बी सी, दैट इज लिथियम। लिथियम इसमें एयर का मिक्सचर नहीं है, होमोजेनस मिक्सचर में लिथियम नहीं होगा, ठीक है। 78% आपका नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन और 1% में आपका आर्गन होता है, वाटर वेपर होता है एंड अदर गैसेस होती हैं, लेकिन लिथियम नहीं होता। सो द करेक्ट आंसर फॉर द 20 क्वेश्चन इज सी, दैट इज लिथियम। अर्थ एलिमेंट्स दैट हैव इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज बिटवीन दोज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। भाई मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में जो प्रॉपर्टी, जिनकी प्रॉपर्टीज शो होती हैं, इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज जो शो करते हैं, मेटल्स की भी और नॉन मेटल्स की बीच में होती हैं उनकी प्रॉपर्टीज, उनको क्या बोलते हैं, चार ऑप्शन है, मेटलर्जी, मेटलॉइड, एलिमेंट्री या फिर सब एटॉमिक। तो इसका आंसर क्या होगा, दैट इज बी, मेटलॉइड। मेटलॉइड विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। उसके बाद द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस जनरली डिक्रीजेस एज टेम्परेचर। भाई सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस डिक्रीज हो जाएगी जैसे हम क्या करेंगे, टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे, ब्रेक्स इवन सैचुरेट या फिर इंक्रीज। तो जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, डी इंक्रीज करेंगे, तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी गैसेस की, कम हो जाएगी। सो द करेक्ट आंसर इज डी, दैट इज इंक्रीजेस। क्वेश्चन 22 का आंसर होगा डिक्रीज, डी, इंक्रीजेस। सेलेक्ट द ऑड वन आउट फ्रॉम द फॉलोइंग, क्रस्ट, मेंटल, मेम्ब्रेन, कोर। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, तो सबने ठीक ही कर दिया होगा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, सी, दैट इज मेम्ब्रेन। ये सब अर्थ के पार्ट है, अर्थ के लेयर्स के पार्ट हैं, क्रस्ट, मेंटल और कोर, तो सी विल बी द करेक्ट आंसर। उसके बाद आइए 24 में, द साइड व्यू मिरर्स ऑन व्हीकल्स। जो साइड व्यू मिरर्स यूज होता है व्हीकल्स में, वो कौन सा मिरर होता है, वो होता है आपका कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर होता है जो कि क्या काम करता है भाई, बड़ा जो एरिया होता है उसको छोटे से एरिया में आपको शीशे में दिखा देता है, जो बहुत बड़ा एरिया पीछे ट्रैफिक होता है उसको छोटे से एरिया में आपको दिखा देता है। तो उसके ऊपर क्या लिखा होता है, बिगर देन द एक्चुअल साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, नहीं, इन्वर्टेड इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट, नहीं, शीशे के साइड में, वो गाड़ी के साइड में जो मिरर लगा होता है उसके ऊपर क्या लिखा होता है, दैट इज आंसर इज सी, दैट इज स्मॉलर देन द एक्चुअल साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। जो एक्चुअल साइज होता है उस ऑब्जेक्ट का, उससे आपको छोटा दिखाई देता है मिरर में, कॉन्वेक्स मिरर लगा होता है, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर क्या करता है, जो बड़ा एरिया होता है, बड़ा ऑब्जेक्ट होता है, उसको आपको साइज उसका स्मॉल बनाता है। 10th क्लास में आप इसका पढ़ेंगे भी कि किस तरीके से इमेज फॉर्मेशन होता है और किस तरीके से ऑब्जेक्ट से छोटी इमेज बनती है कॉन्वेक्स मिरर के अंदर। सो द करेक्ट आंसर विल बी द स्मॉलर देन द एक्चुअल साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। 24 का आंसर होगा सी। एंड द लास्ट वन, दैट इज 25 क्वेश्चन, द कॉनकेव मिरर डैश अ लाइट बीम व्हाइल द डैश मिरर डाइवर्जेस इट। तो कॉनकेव मिरर जो है आपका, कॉनकेव मिरर ये क्या करता है भाई, कॉनकेव मिरर, ये आपका कॉनकेव मिरर है। ये कॉनकेव मिरर क्या करता है, लाइट को ये कन्वर्ज करता है, क्या करता है, एक जगह पर कन्वर्ज कर देता है लाइट को, एक पॉइंट पर आकर कन्वर्ज कर देता है लाइट को। वहीं पर जो आपका लाइट बीम व्हाइल द डैश मिरर डाइवर्जेस इट, डाइवर्ज कौन करता है आपका, डाइवर्ज करता है आपका कॉन्वेक्स मिरर। जो कॉन्वेक्स मिरर होता है वो क्या करता है आपका, डाइवर्ज कर देता है लाइट को। सो इसमें क्या होगा आंसर आपका, कॉनकेव मिरर कन्वर्जेस द लाइट व्हाइल द कॉन्वेक्स मिरर डाइवर्जेस इट। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, कन्वर्जेंस और कॉन्वेक्स, ठीक है। तो ये थे आपके 25 क्वेश्चंस और उनके करेक्ट आंसर्स। आप चेक करिएगा, देखिएगा कि आपने कितने, इनमें से 25 क्वेश्चंस में से आपके कितने क्वेश्चंस करेक्ट हुए हैं, ठीक है, ओके।